स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड, एंड सेम टू सेम चैप्टर है आपको फिजिक्स में 12th में, राइट? तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम कैसे डिफाइन हुआ, वहां से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डेफिनेशन गिवन बाय डाल्टन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मतलब एटम ने बताया कि आप डाल्टन ने बताया कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सिस्टम कॉल्ड एटम। क्लियर? किसने बताया? डाल्टन। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डाल्टन की वो थियरम गलत हो गई। समझ में आ रहा है? डाल्टन के जो पॉस्टुलेट है उसमें से फर्स्ट पॉस्टुलेट, एटम इंडिविजिबल है, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर जब हम उसकी लिमिटेशंस की डिस्कशन करेंगे तो लिमिटेशंस की डिस्कशन में आइसोटॉप्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एंड वो जो हम कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें मतलब कैसे अट्रैक्शन होता है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो डाल्टन के बाद कौन इंट्रोड्यूस होगा? थॉमसन। कौन इंट्रोड्यूस होगा? थॉमसन। जब थॉमसन गलत हो जाएगा तो कौन इंट्रोड्यूस होगा? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड गलत हो जाएगा तो उसके बाद आएगा बोहर। बोहर जैसे ही गलत होगा, राइट? बोहर एटॉमिक थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन लाइक दैट मीन्स सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसके बाद जैसे ही वो ड्रॉबैक उसका आता है बोहर का, तो उसके बाद डी ब्रोगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस वो करते करते क्वांटम फिजिक्स, इसीलिए मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में फिजिक्स में है। तो क्वांटम फिजिक्स थियरम, उसके बाद क्वांटम नंबर्स, वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बेस है। क्वांटम नंबर्स जैसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा कैथोड रे। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। तो कैथोड रे, कैथोड रे में क्या हुआ था? तो इन लोगों ने एक ट्यूब लिया था, ये ट्यूब वैक्यूम था। वैक्यूम मतलब कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। फिर बैटरी ज्वाइन कर ली और एक एंड ऊपर इन लोगों ने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। व्हाट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन? कोई भी चीज अगर उस पर टकराती है तो वो क्या करेगी? लाइटिंग। समझ में आ रहा है? लाइटिंग होगा तो उससे पता चल जाएगा कि कुछ ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ तो वहां पर दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है। तो जो चीज पास हो रही थी वो, उसमें अगर कोई गैस भरते हैं तो गैस से वो इंडिपेंडेंट थी। गैस से वो क्या थी? इंडिपेंडेंट थी। गैस से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस नेचर ऑफ गैस पर वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई गैस पार्टिकल या कोई एटम तो है ही नहीं, और जो पास हो रहा है वो कुछ चार्ज कैरी करता है। तो जैसे एक्सपेरिमेंट हुए तो उससे ये चीज पता पड़ी कि कैथोड से ट्रैवलिंग हो रहा है, तो इज कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड से ट्रैवलिंग हो रहा है तो क्या नाम रख दिया? कैथोड रे। फिर आगे जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? तो यहां पर J. J. Thomson and his team identified electron as particles in 1897। मैं बता रहा हूं कहां पर भी आपको ये सेंचुरी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपको जैसे ही मैंने अभी डिस्कस करा तो ये ट्यूब लिया, यहां पर एक इलेक्ट्रोड्स लगाया, यहां पर एक इलेक्ट्रोड्स लगाया और बैटरी लगा दी। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट कुछ पास होगा, तो यहां से कैथोड टू एनोड ट्रैवलिंग हो रहा है। कहां पर हो रहा है? कैथोड टू
एनोड ट्रैवलिंग। इन लोगों ने क्या करा, यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि ZnS का था। किसका था? ZnS। किसका था बेटा? ZnS। तो उससे पता चल जाएगी कि कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, reading of electric current was observed. Anode end of the tube show a greenish glow of ZnS screen। अभी बात हो गई हमारी। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अरे इसीलिए तो कैथोड रे नाम रखा है। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ हायर वेलोसिटी। लाइटर पार्टिकल होगा तो हायर वेलोसिटी पर वो ट्रैवल करेगा ही करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इसमें ये भी रोल इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंट में वो ट्रैवलिंग कर रहा है, राइट? कैथोड रे आर मोर एफिशिएंटली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल। वो किसका आएगा? ZnS का। कैथोड रे रोटेट द लाइट pedal will place in their path it so that the particle of cathode ray particles are material particles which have mass and velocity। मतलब जो जा रहा है उसका मास भी है और वेलोसिटी भी है। कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अभी हमने आगे सेंटेंस बताया कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट में है, बट अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। अभी तक हमें नहीं मालूम है, जब एक्सपेरिमेंट करते थे उन लोगों को नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, बट हम लोगों को तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अपर साइड सपोज पॉजिटिव रखते, लोअर साइड सपोज नेगेटिव रखते, तो ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव फ्लो का कहां पर जाएगा? अपर साइड। समझ में आ रहा है? तो अपर साइड डिफ्लेक्ट करा। फिर क्या करा? कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा? इस साइड साउथ लगा दिया, इस साइड नॉर्थ पोल लगा दिया, तो उसका डिफ्लेक्शन नीचे हो गया। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट जा रहा है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये कहां पर चला जाएगा? अपर, क्योंकि पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? एंड साउथ नॉर्थ लगाया तो वो कहां पर डिफ्लेक्ट करता है? नीचे। अभी देखो दोनों साथ में लगाते हैं तो क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर मोर तो अपर साइड जाएगा, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड आर मोर कहां पर जाएगा? नीचे। और दोनों को अगर बैलेंस कर देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर लाइट पेडल व्हील लगाया है, जो कि लाइट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन उस पर पड़ेगा तो ये व्हील क्या करेगा? यहां पर ऐसे रोटेट करेगा। अरे आपको मालूम है ना? अरे यार अभी जो टरबाइन चल रहा है उसकी बात करें। टरबाइन कब चलेगा? जब वाटर फ्लो करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो टरबाइन तो क्या करेगा? घूमेगा ही घूमेगा। तो यहां पर क्या बताया? लाइट पेडल व्हील। मैं बोल रहा हूं वन टाइप ऑफ टरबाइन ही है जो कि ऐसे रोटेट होता है। Next, discovery of electron. Conclusion: cathode ray consists of negatively charged particle and identified as electron। मतलब अब ये डाल्टन गलत हो गया, क्योंकि डाल्टन ने बताया था एटम इंडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, मास रेशियो। मैं बता देता हूं आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मुझे वैल्यू ऑफ ई बाय एम फाइंड करना है तो ये लिख दिया। इज दैट क्लियर? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों याद है हमें, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि कैसे डिस्कवर किया था। चार्ज लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो अपर साइड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो नीचे जाएगा, एंड अगर दोनों बैलेंस है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, चार्ज टू मास रेशियो इन द सेम irrespect of nature of gas and material of cathode।
इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो तो हमें मालूम है, बट पहले मालूम नहीं था। तो अब जाकर इन लोगों ने डिस्कवर किया कि यार चार्ज टू मास रेशियो सेम ही रहता है, नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड, मतलब चेंज भी कर दो फिर भी मास रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गैस और एनी मटेरियल। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बता दिया कि ये कौन सा पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। अभी एनोड रे क्या बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि जो कैथोड रे में हो रहा है उससे ऑपोजिट जिसमें होगा वो क्या रहेगा? एनोड रे। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो एनोड रे है वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? न्यूट्रॉन, ये नाम याद रखना है, चैडविक, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये याद नहीं रहता है, इसलिए चैडविक। राइट। नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल, मतलब हमने जैसे डिस्कस किया था तो थॉमसन आएगा। थॉमसन, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, उसमें न्यूट्रॉन शायद वहां पर धुंधला था, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हो गए तो थॉमसन ने थियरम दे दिया कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो ऐसे सपोज उसका स्फेरिकल शेप है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसका मास जो है वो पूरे एटम में सराउंडेड है, पूरे एटम में सराउंडेड है। मतलब हम बोल नहीं सकते कि मास सिर्फ यहां पर है या तो चार्ज यहां पर है। बोलो, समझ में आया? बोलो। अभी बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है तो वो चार्ज वाइज भी न्यूट्रल हो गया। चार्ज वाइज भी क्या है? न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? चार्ज वाइज न्यूट्रल हो गया। उसने नाम दे दिए, राइजन पुडिंग, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन। क्या बताया? राइजन पुडिंग, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन। अभी an atom has a spherical shape, radius 10 to power minus 10 meter. Positive charge is uniformly distributed throughout the sphere and same to same negative भी throughout sphere है। मतलब वो चार्ज वाइज क्या हो गया? इक्वल। मास ऑफ द एटम इज assumed to be uniformly distributed all ओवर इट। मतलब कहीं पर भी मास सेंट्रलाइज नहीं है या तो अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब मास ऑफ एटम पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। बोलो क्लियर? किसने बताया ये? थॉमसन। थॉमसन मॉडल यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बता दिया। अभी ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसका। थॉमसन के बाद रूथरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट करता है तो रूथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, तब समझ में आया कि ये थॉमसन ने जो बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट, रूथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रूथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे बताया है ये समझ लो। यहां पर ये पूरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, ये जो है वो गोल्ड फॉइल है। क्या है? उसका थिकनेस कितना है? 100 नैनोमीटर, बहुत ही थिक लिया है गोल्ड फॉइल। और उस पर ये अल्फा पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स उस पर ऐसे स्कैटर्ड कर रहे हैं। कहां पर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अगर
ये थॉमसन वाला सही होता, समझ लो थॉमसन वाला सही होता तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से फ्लो कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे, वहां पर टकराकर या तो रिफ्लेक्शन या तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। बताइए क्या होना चाहिए था, या तो रिफ्लेक्शन या तो डिफ्लेक्शन। बट हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ मतलब सोच कर बैठे थे कि ये सही ही है, थॉमसन सही ही है, बट यहां पर क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स या तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो उससे एक चीज पता चल गई कि थॉमसन गलत है। सिर्फ 20,000, कितने 20,000 में से सिर्फ एक वहां से पास, सॉरी डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट सिर्फ एक। देखो मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है, पास, क्यों ही सिर्फ रिफ्लेक्शन सॉरी डिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ एक ही पास हो रहा है, ये बताया है पास हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम पास undeflected. Second, very small fraction was deflected by large angle. Very few were deflected by 180. मतलब रिटर्न आ रहा है किसमें, 20,000 में से एक। And small fraction was deflected by small angle. Observation and conclusion. Most alpha particles pass through the foil without deflection. That means large space empty है। Second, few alpha particles were deflected by small angles because of positive charge is a concentrated in a small region. समझ में आया? Next, very few alpha particles मतलब 20,000 में से सिर्फ एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज और एट द सेंटर। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट किए थे ना, उसका चार्ज था पॉजिटिव। क्या था उसका चार्ज? पॉजिटिव था। बोलो समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट, एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर विच कैरीज ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम. It has negligible volume compared to the volume of the atom. मतलब सेंटर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, वहां पर पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड उसके अराउंड जो एरिया बचा है वहां पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। वो कंक्लूजन पर चले गए हम लोग। बोलो क्लियर? अरे बताओ यार। तो यहां पर एक चीज देख लो कि रेडियस ऑफ एटम क्या बोला हम लोगों ने, 10 टू पावर माइनस 10, बट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर माइनस 15, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। मैं आपको बता देता हूं इसमें कि इसका रोल क्या रहने वाला है। अगर आप लोग ऐसा समझ लो कि यहां पर एक क्रिकेट का बॉल पड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप फीवर चल रहा है, तो यहां से 5 किलोमीटर रेडियस ले लो। कितना कितना रेडियस देना है? और वहां पर एक सर्कल बना दो ऐसे। क्या ले लिया? क्रिकेट बॉल। यहां पर यहां से रेडियस कितना लिया? 5, और उतना रेडियस बना दो तो ये हो गया एटम, और उसमें इतना छोटा जो रीजन, क्रिकेट बॉल जितना रीजन है, वो क्या है हमारा? सेंटर ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस बोलेंगे। बोलो क्लियर? अरे यार बोलो। ये एक फॉर्मूला नोट करना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R नॉट इंटू A टू पावर 1/3
R is equal to R naught into A2 power 1/3. When R is equal to radius of nucleus, A is equal to mass of element, mass number of elements, mass of elements, and R naught 1.1 into 10 to power minus 15 to 1.44 into 10 to पावर माइनस 15. सर हमें कौन सा वैल्यू लेना है? तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाला वैल्यू आपको कंसीडर करना है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15. बोलो क्लियर? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए है. आज तक मैंने मेंस में क्वेश्चन नहीं देखा है ऐसा. क्लियर? बोलो डन? पक्का? नेक्स्ट. अब ये हो गया न्यूक्लियस और ये बाहर जो घूम रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कोई तो ऐसा फोर्स होगा जिससे जुड़ा हुआ है, वरना थियरम ये बोलते हैं कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन कम है तो मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा तो दूर जाएगा, एंड अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होगा, वहां पर जाकर स्टेबल हो जाएगा. समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो कहां पर आएगा? नजदीक. रिपल्शन ज्यादा होगा कहां जाएगा? दूर. एंड अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होगा तो वहां पर वो सेटल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो यहां पर वही बताया है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा वहां पर? स्टेबल. बट ये डेफिनेशन थॉमसन अकॉर्डिंग नहीं है, सॉरी रुथरफोर्ड अकॉर्डिंग नहीं है. अब देखो ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड. ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड मैं बता देता हूं आपको. ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड अगर हम लोग समझने जाए तो 3 ही ड्रॉबैक है उसकी. कि उसने एक पहला काम करा कि जो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसको सोलर सिस्टम के साथ, घर वाला रूफटॉप नहीं बोल रहा हूं, सोलर सिस्टम के साथ उसने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया. तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये हो गया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग चार्ज, बट सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है. मतलब ये उसका फर्स्ट ड्रॉबैक है. सेकेंड ड्रॉबैक उसका ये हुआ कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है? राइट. एंड थर्ड ड्रॉबैक, उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी कोई भी डिस्कशन नहीं करी है. 3 ड्रॉबैक कौन से हो गए? फर्स्ट सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया, सेकेंड स्टेबिलिटी, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई डिस्कशन नहीं किया. क्लियर? अभी मैं बोल रहा हूं वो समझ लो. उसने जब सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर डाला तो बताया था कि फोर्स लगेगा कूलम्बिक फोर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में. बताओ कितना लगता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. वहां पर कितना लगता है प्लैनेट्स में? मतलब क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ग्रेविटेशन फोर्स G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. इसने ये कंपेयर कर दिया. वहां तक तो सही था, बट मैक्सवेल आया. मैक्सवेल ने बताया व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, कौन? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है दे गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या देता है? और कुछ भी अगर रिलीज होता है तो एनर्जी तो क्या होगी? लूज करेगी ही करेगी. तो अगर ये न्यूक्लियस सपोज समझ लेते हैं हम लोग, ये अगर इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? रेडिएशन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा. एंड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई
तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर टकराएगा? न्यूक्लियस। बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो हम लोगों ने बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बोलो समझ में आ गया? तो ये हो गया उसका ड्रॉबैक। देखते और, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये नया आएगा लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे एवरी ह्यूमन हैविंग डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। क्या आपका मोबाइल कोई लॉक खोल सकता है? बोलो नहीं, मतलब हर एक का फिंगरप्रिंट अलग होता है। ऐसे एवरी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम अलग होगा। तो उस पर तो कोई बात हुई नहीं। नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब आया मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपको उसका चार्ज रेशियो फाइंड करना है, सिर्फ चार्ज रेशियो। मतलब यहां से एटोमाइजर से हम लोग ऑयल ड्रॉप कर रहे हैं, ये ऑयल यहां से नीचे तरफ जा रहा है, यहां से हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर दिया और यहां से ऑब्जर्वेशन कर दिया, तो वो हो गया मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बोलो समझ में आया? तो इससे क्या पता पड़ रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तो हम लोगों ने तो पढ़कर ही रखा है, बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिया। बोलो समझ में आया? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड करा? मिलिगन ऑयल ड्रॉप। बोलो समझ में आ गया? नेक्स्ट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी ये चार्ज मिल गया है, अभी हमने E/m लिखा था, यस और नो? अगर ये चार्ज मिल गया है, E/m का वैल्यू था, तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर और नॉट? अरे यार बोलो। नेक्स्ट, ये वैल्यूज वैसे तो याद है ही, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन 1.67 into 10 to power minus 27 and mass of neutron 1.67 into 10 to power minus 27। मतलब इलेक्ट्रॉन इन लोगों की कंपैरिजन में बहुत लाइटर पार्टिकल। बोलो क्लियर? अरे यार बोलो। चार्ज इलेक्ट्रॉन हैविंग -1, प्रोटॉन हैविंग +1 एंड न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में ये फिजिक्स में फॉर्मूला आएगा ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। तो इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि थप्पड़ से डर नहीं लगता है, फिजिक्स से डर लगता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ऑसिलेशन। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन चल रही है। किसकी डिस्कशन चल रही है? अब एक आएगा वेव नेचर। क्या आएगा? तो वेव नेचर में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको तो पता ही होगा कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बट कोई भी चीज सिर्फ वेव फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? कौन से फॉर्म में होती है? वेव्स फॉर्म में होती है। समझ में आ रहा है? तो अगर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा? मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक, उसमें वेवलेंथ मिलेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। शायद तो फिजिक्स में सारी चीजें कवर हो गई है, शायद बोल रहा हूं।
क्योंकि फिजिक्स कम ही पर समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री कम समझ में आ रहा है, फिजिक्स तो अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट देखो, सपोज वेव यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये अपर साइड क्या बोलते हैं उसे, क्रेस्ट। जो नीचे आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉ। क्या बोलते हैं, ट्रॉ। वेव लेंथ यहां से, ये पूरा वेव कंप्लीट हुआ, यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेव लेंथ। कितना जो पोर्शन है ये क्या हो गया आपका, बताओ क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर और नॉट, अरे यार बताओ। और वेलोसिटी, शायद लाइट और आवाज की वेलोसिटी के बारे में आपको मालूम होगा। 11th में हम लोगों ने वेव के लिए काफी डिस्कशन किया था कि जहां से वेव पास हो रहे हैं ये भी वेव फॉर्म में है, ये भी वेव फॉर्म में। शायद आपको याद होगा कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा ही है पक्का। नेक्स्ट बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यूनिट कौन सा है, हर्ट्ज। ये सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। अरे यस और नो, पक्का। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किसे बोलते हैं वो तो समझ में आ रहा है, ये एक्सप्लेन करूं, किसे बोलेंगे वन ऑसिलेशन। यहां से गया, यहां पहुंचा, ये हो गया यूनिट ऑसिलेशन का टाइम ही है, तो क्या होगा, सेकेंड। वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, ये मीटर इनवर्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यू बार। क्या बोलते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। याद है, बोलो बेटा, राइट। एंड उसके आगे क्या बताया है, एम्पलीट्यूड, तो वो तो हाफ वेव हुआ। एम्पलीट्यूड क्या है, हाफ वेव, तो वो तो मीटर में ही होगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। न्यू इज इक्वल टू, ये 1 बाय लैम्बडा जो हुआ, आप लोग बताओ, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। 1 बाय लैम्बडा क्या है, न्यू बार, तो क्या हुआ, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। अरे समझ में आ गया। नेक्स्ट, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है, ये वाला नहीं है फॉर्मूला। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कई बार एमसीक्यू देखा गया है यार, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है क्या है, तो इसके लिए ये पूरा है, गामा रे, गाना रे नहीं, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल। सिर्फ हमें तो यही दिखाई देता है, बाकी सब तो हमारे लिए सिर्फ डिस्कशन ही है। क्लियर और नॉट, लेकिन है, अरे है, डिस्कशन अकेले नहीं है मालूम है कैसे। सर हम लोग जो रिमोट ऑपरेट कर रहे हैं वो आईआर है, मोबाइल से जो डिस्कशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, एफएम डिश टीवी, मतलब वेव है, फिर आईआर, माइक्रोवेव, हाँ सर ये मालूम है, एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या बताया है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज,
जैसे जैसे नीचे जाओगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, कम होगी, डिक्रीज होगी। एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। क्लियर? अरे बोलो पक्का? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा जो लिखा था वो यहां पर बताया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव और पार्टिकल्स, क्योंकि अब बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। क्या बोलेंगे? ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अगर लाइट है तो समझ में आ रहा है कि वेव नेचर तो होगा ही होगा। वो कैसे? अगर इसी क्लासरूम में जो 2 लाइट लगाई है, अगर प्रॉपर एडजस्ट नहीं होता है, क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं पर आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो वो क्या हो गया? डिफ्लेक्शन। क्या हो गया? डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन हो गया। और अगर हम ऐसे लाइट एडजस्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एकदम ब्राइटनेस हो जाएगी, तो वो क्या हो गया? इंटरफेरेंस। क्या हो गया? इंटरफेरेंस। क्या हो गया? इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? अरे यार बोलो। तो वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अभी मैं आपको पार्टिकल नेचर की भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अगर अगर लाइट सिर्फ वेव नेचर ही होती तो ये डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस दो ही चीज होती। बट अगर लाइट किसी मेटल से स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो एक्सेलरेट करता है, वहां से वो निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? एमिशन हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? उसका पार्टिकल नेचर भी। लाइट अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो पूरा एब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उससे भी पता चल रहा है कि ये क्या है? पार्टिकल नेचर है। क्या है? पार्टिकल नेचर। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solid with temperature and line spectrum of hydrogen। समझ में आया? वेव absorption, emits all frequency, absorb regardless of the angle of next black body। सपोज ये ब्लैक बॉडी है, आप व्हाइट कलर किसे बोलते हो? 7 कलर लाइट है, अगर किसी चीज पर पड़ती है तो वो पूरा क्या करेगा? रिफ्लेक्शन कर देगा। और ब्लैक कलर किसे बोलते हैं हम लोग? सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले। आगे बढ़ रहा हूं, रेड कलर किसे बोलते हो? सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, सारे कलर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। यहां पर ब्लैक बॉडी मतलब कोई भी लाइट उस पर डाल दो, वो पता ही नहीं चलेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? अभी जो हम लोग ब्लैक बोलते हैं ना, वो तो पता चलता है ये ब्लैक है। ब्लैक बॉडी मतलब पता ही नहीं चलेगा यहां पर सब्सटेंस है, क्योंकि वो तो सारी चीजें क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब ही कर रहा है। समझ में आ रहा है? अरे यार गॉड पार्टिकल बताया साइंटिस्ट लोगों ने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी एंड वेवलेंथ। मुझे तो सिर्फ इसकी जरूरत क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं बोल सकते, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं न्यू। अरे बोलो यार। तो
सॉरी, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन या तो एनर्जी ऑफ वेव। अरे बोलो यार, H क्या है? अरे खुद ने थियरी दिया है तो खुद का ही देंगे ना कांस्टेंट, हमारा थोड़ी ना देगा। समझ में आ रहा है? मन कांस्टेंट भी होता है ना, समझ में आ रहा है? चलो, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सी बाय लैम्बडा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एच सी बाय लैम्बडा। ये किसके लिए एनर्जी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ। बट अगर मैं बोलूं 10 फोटोन के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 1 मोल फोटोन के लिए चाहिए तो, अगर 1 मोल फोटोन के लिए चाहिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया Na इंटू ई, तो यहां पर भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मिलेगा उससे बोलते हैं हम लोग वन आइंस्टाइन। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, व्हाट इज वन आइंस्टाइन? वन आइंस्टाइन मतलब एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। इज दैट क्लियर? प्लैंक कांस्टेंट सबको पता ही है। नेक्स्ट, अभी हम लोग जहां पर भी एनर्जी स्टडी करते हैं, देखो ये कौन सा यूनिट लिया? जूल सेकेंड। क्या लिया? जूल सेकेंड, समझ लो। बट जूल की जगह पर इलेक्ट्रोवोल्ट देंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि मैंने जब भी कोई क्वेश्चन डाउट्स में कराया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा टॉपिक, वरना तो सब कुछ समझ में आता ही आता है। क्लियर? तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। क्लियर? व्हाट इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट? एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it is accelerated form from rest through a potential difference 1 volt। मतलब फिजिक्स कदाच मुझसे अच्छा आता है आपको। हाँ, डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। क्या है? क्या है? 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है? मतलब ये सपोज ये माइनस है और ये प्लस है, तो डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 1 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो कहीं पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ईवी की जगह पर सिर्फ वोल्ट भी लिखा है, तो वो चीज समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ यही है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन व्हेन radiation of sufficient frequency fall on the metal surface। ये स्टाइलस ऐसे रखा हुआ है, चल यहां से निकल जा। निकल जाएगा? निकल जाएगा। बोलो तो क्या करना पड़ेगा? मतलब कितना किया? सफिशिएंट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट। यार बताओ, तो ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? वो एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी? समझ में आ गया ना? अगर ज्यादा दे दी तो क्या होगा? अगर दिवाली आ रही है, 1000 रुपीज रिक्वायर्ड, घर से 1500 दे दिए, कितना बचेगा? मतलब जो ज्यादा एनर्जी है वो काइनेटिक फॉर्म में रहेगी। कौन से फॉर्म में रहेगी? काइनेटिक फॉर्म में रहेगी। मतलब ये एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन, ऐसे एनर्जी दे रहा हूं ई, इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए ई नॉट। अगर मैंने ज्यादा दे दी तो वो कौन से फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक। तो ये ई कितना हुआ? E is equal to E naught plus kinetic energy. Is that clear or not? What is the formula of E energy? Energy H nu। अरे थ्रेशोल्ड है तो क्या बोलेंगे? H nu naught।
कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर व्हेन v इज इक्वल टू वेलोसिटी, m इज इक्वल टू मास, थ्रेशोल्ड, प्लैंक कांस्टेंट, एंड जो हमने दी थी वो। बोलो क्लियर और नॉट? ऐसे क्वेश्चंस भी कहीं है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एकदम इजीली शॉर्टकट कि सरफेस है, फोटोन रिफ्लेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होते हैं, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मेटल सरफेस है, फोटोन फोटोन या तो लाइट या तो वेव उस पर ऐसे पड़े तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां से एमिट हुए। क्या हुए? एमिट्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर सिंपल वर्ड्स में बता दे तो मेटल, कोई भी मेटल आपको कलर में दिखाई देती है, बट अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो वो भी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका यूज ज्यादातर हेलोजन में होता है। कहां पर? हेलोजन मतलब एक्स नहीं, FCl नहीं, हॉलोजन बोलते हैं, कई लोग हेलोजन बोलते हैं, कई लोग येलो लाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे, तो वो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा बनाया हुआ है, लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे फ्लो करेगा, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, जैसे पता तो चले इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। अरे बोलो यार, पक्का समझ में आ रहा है? मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है क्लासरूम एकदम साइलेंट। सर जो आप पूरा हिंदी बोलते हो, तो हंसने के लिए तो गुजराती चाहिए। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट, बता दिया मैंने, मतलब डिस्कशन होते होते ये टॉपिक्स कवर हो गए। थ्रेशोल्ड का भी डिस्कशन हो गया। यस और नो? व्हाट इज थ्रेशोल्ड? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन्स। ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कितना होगा? अरे ये कितना यहां से जाएगा, कितने, मतलब 5 7 10 मार्कर रख दिए हैं, ऐसे फ्लो करेंगे तो एक साथ तो नहीं निकलेंगे। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है या तो फिर ब्राइटनेस, मतलब वही हुआ, इंटेंसिटी ही हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। कब नहीं होगा इलेक्ट्रॉन? जब हम लोगों ने एनर्जी दिया वो कम होगा थ्रेशोल्ड से, मतलब एच न्यू इज लोअर देन एच न्यू नॉट, तो न्यू न्यू नॉट। क्लियर और नॉट? सेम, अगर ज्यादा होगा तो फटाक से चला जाएगा। बोलो। थ्रेशोल्ड को कहीं कहीं जगह पर क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स में, मतलब मैंने बताया ये फिजिक्स में इजीली समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स। वर्क फंक्शन, इज दैट क्लियर? 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 कौन आया? मतलब किसका काम कंप्लीट हुआ अभी तक? रुथरफोर्ड, ड्रॉबैक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बोहर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं फिर स्टडी करेंगे। देखो बेटा, अगर बोहर थियरम बोल दूं तो बोहर ने पहले एक चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जहां पर भी रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो उसका स्टेशनरी स्टेट है। क्या है? मतलब स्टेबल, वहीं पर वो घूमता रहेगा। अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, अगर एनर्जी रिलीज कर दी तो
हायर टू लोअर, क्लियर और नॉट। फिर उसने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूम रहा है तो उसका एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच एन स्क्वायर अपॉन सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, समझ में तो आ रहा है, और एन क्या है, कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, बोलो क्लियर और नॉट। बट ये माइनस साइन क्यों लिया आपने, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस के साथ में, तो उसका साइन क्या ले लिया हमने, नेगेटिव। अगर यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता, मतलब इसको छोड़कर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाता, तो उसका वैल्यू ले लेते हम लोग जीरो। क्या ले लेते हैं, जीरो। तो जीरो लार्ज वैल्यू है या नेगेटिव लार्ज वैल्यू है, जीरो लार्ज वैल्यू है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अट्रैक्टेड या तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो यार, न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी कम, जितना दूर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा। मतलब जो नजदीक बैठा है उन बच्चों की एनर्जी लेवल क्या होगी, जो दूर होगा उसका एनर्जी लेवल। मस्ती शरारत कौन करेगा, नजदीक वाला नहीं, वो ज्यादा अट्रैक्शन में। जो दूर होगा वो शरारत करेगा, सो भी जाएगा। समझ में आ रहा है, डन, जय, सही है ना। नेक्स्ट, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये घूम रहा है। अभी हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा नहीं है तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh upon 2 pi, m mass, v velocity, r radius, n कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, इन सिंपल वर्ड्स कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, h प्लैंक कांस्टेंट, टू को तो पहचानते हो ना, टू को तो पहचानते हो ना, पाई 3.4 या 22/7। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट टू कहां पर जाएगा, जंप लगाकर हायर स्टेट। अगर वो लूज करता है तो एनर्जी हायर टू ग्राउंड। डिस्कशन हो गया है, मतलब अगर कोई बच्चा डे 1 सिंसियर है तो फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, 4-5 दिन शरारत स्टार्ट, कहां पर जाएगा, लास्ट बेंच। क्लियर, चलो नेक्स्ट, मतलब वो हमारे अट्रैक्शन एरिया से दूर चला जाएगा, फिर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैसेज की बात की ना, आप में हिम्मत है तो मार्क्स लाकर दिखाओ। नेक्स्ट, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अभी डेल्टा ई E2 अपॉन E1, अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये न्यू क्या है, न्यू इज इक्वल टू E बाई एच। बट अगर एनर्जी चेंज होती है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा E अपॉन एच। क्लियर और नॉट, अरे बताओ यार, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कई सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, बॉहर सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, बताइए आप किसके लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछते बॉहर रेडियस फाइंड करना है तो वो ऑलवेज जो एटम होगा, एलिमेंट होगा, वो कौन सा वाला एलिमेंट होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो उसमें n का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। mvr इज इक्वल टू
NH अपॉन 2 पाई। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अगर मुझे सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करनी है क्या करोगे? बताओ यार क्या करोगे? नहीं नहीं, MVR कहां पर ले आओगे? नीचे। यार अगर V स्क्वायर कर दिया तो सबका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिनिश। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फिर रेडियस। ये फॉर्मूला मुझे कैसे याद रहता है? 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। बट मुझे यूनिट क्या रहता है याद? क्या रहता है? ये Rn का यूनिट। समझ में आ रहा है? आपको जो भी ठीक लगे आप उसे याद रख लो। यूनिट याद रखना है, यूनिट जैसे ही याद रखोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर? व्हेन Rn रेडियस ऑफ मतलब मैं बोलूं हीलियम का फाइंड करना है तो नहीं कर सकता, बट He प्लस का फाइंड करना है तो पक्का समझ में आ रहा है? मतलब H लाइक एलिमेंट के लिए ही एक थ्योरम है और ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, n लेवल है, z एटॉमिक नंबर है, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर और नॉट? बताओ बेटा। अरे यार यही लिखा है। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इससे ही ये फाइंड किया है। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि ये याद ही मत रखो क्योंकि इसके रिलेटेड हमने ये वैल्यू ले लिया है। ओके, तो ये याद नहीं रखना है और ये भी नहीं, ये याद रह गए इनफ है। क्लियर? नेक्स्ट, वेलोसिटी is directly proportional to atomic number and inversely proportional to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n तो प्रिंसिपल ही होने वाला है ना। अरे यार क्या बोल रहा हूं? n मतलब ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में रहेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। और ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्यों याद रख रहे हो? आपने याद रख कर रखा है। बोलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। याद नहीं है तो बताओ मुझे। ये चलो ये नहीं होगा बट ये वाला होगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बोलो क्लियर? इसमें क्या करा? RH का वैल्यू हम लोग क्या जनरली यूज करते हैं बेटा? बोलो, रीडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल, ये यूज करते हैं हम लोग। यहां पर कौन से यूनिट में दिया? कौन से यूनिट में दिया है? आगे पढ़ गए हम लोग। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये जूल को यहां से डिवाइड कर लो, आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब कहीं पर भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर? क्योंकि जब भी मैं डाउट्स करवाता हूं ना ये चैप्टर्स के, तो पूछते सर इसमें 13.6 ले लिया, सर इसमें आपने 2.18 ले लिया, बट मैं जनरली यूज करता हूं 2.18, फिर उसको कन्वर्ट कर देता हूं, बट कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हमें 13.6 जनरली है, याद रह जाएगा और ये ऑलरेडी याद रखा हुआ है तो ये सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो, माइनस क्यों? माइनस क्यों? इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के। यार अगर फ्री होता तो 0। यहां पर Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर एंड n क्या है? कौन से क्वांटम नंबर में, कौन से ऑर्बिट में है वो है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, सिंपल है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा एनर्जी क्या होगी? अरे इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट जाएगा तो एनर्जी भी 0। बोलो यार, पक्का? अरे बोलो।
KLMN, ये तो क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट हमने पढ़ा नहीं है, छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ E1 से ज्यादा E2 का होगा, उससे ज्यादा E3 अप टू डैश डैश EN। तो ये क्या ले लेते हम लोग, बोलो क्लियर। अरे यार नेगेटिव साइन, जीरो क्यों ले रहे हैं, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में, फिर अर्ग, अर्ग, आप बताओ मुझे अर्ग और जूल में रिलेशन क्या है। यस, 1 जूल इज इक्वल टू 7 अर्ग। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जूल और अर्ग में क्या डिफरेंस है, ये 10 टू पावर -11 हुआ, मैं क्या लेते थे, फिनिश, बस इनफ है, ये सारी चीजें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अरे यार नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कैलकुलेशन करने बैठना ही नहीं है, क्या कंसीडर कर लेना है, जीरो, क्लियर। नेक्स्ट अभी लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब वहां पर जाएंगे, पहले एनर्जी डायग्राम है, फिर लाइन स्पेक्ट्रा पर जाएंगे। n इज इक्वल टू क्या है, 1 ग्राउंड स्टेट। इसी साल डिस्कशन हुआ था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, वो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। ये ग्राउंड स्टेट है, 1 ग्राउंड स्टेट है, तो ये क्या हुआ उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जा रहा है, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो अगर स्टार्टिंग ही यहां से हुआ है, तो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा, और अरे यार समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, मतलब जहां पर है उससे हायर लेवल, वो हो गया उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर आप लोग 11 से 12th में आ रहे हो, तो आपका ये एक्साइटेड स्टेट, दैट क्लियर। अगर मैं मान लू कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है जो बच्चा, वो 12th में आना है, तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा उसका, 12 एक्साइटेड स्टेट। अल्लाह, पक्का, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनफाइनाइट, 11th होगा, कैसे बोल रहे हो, एक्साइटेड स्टेट उसका 11th ही होगा ना, 1 में तो था ही ना ग्राउंड। हाँ, स्कॉलर्स हैं हम तो, बिल्कुल, हम कोई दिवस अभिमान नहीं करता, हाईली जीनियस। नाला, ये तो पाडेलूच છે ना, टेम्पोडरी। चलो क्या हुआ, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एनी एटम और आयन, n इज इक्वल टू 1, ये कैलकुलेशन करना है मुझे, ये फॉर्मूला निकालना है, क्या बताया बेटा, हाँ वहीं पर जा रहा हूं, बट एक स्लाइड ऐड नहीं हो रही है, वेट, कौन सा वाला स्लाइड है ये, 75, ये हमारे पास एक स्लाइड एक्स्ट्रा, देखो बेटा यहाँ पर, अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 है, क्या है E1, उसका फॉर्मूला क्या होगा, -RH इंटू 1/n² इंटू Z²। सपोज मैं हाइड्रोजन के लिए कंसिडर कर रहा हूं, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बट अगर हम लोग कॉमन ही जनरली फाइंड कर रहे हैं, चलो बताओ सेकेंड क्या ले ले, E2 क्या होगा, -RH, इसको बोल देते N1
अगर इसे I बोलते हैं तो इसे F बोलना पड़ेगा, बट हम लोग 1 से ही काम चला रहे हैं। माइनस RH 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। मुझे डिफरेंस लेना है बेटा, बोलो क्या होगा? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, बताओ, RH कॉमन निकाल दिया मैंने, हाँ, तो क्या होगा? ये माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये क्या होगा? Z स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/N1 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। क्लियर? ये पहले लिख देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 RH, Z स्क्वायर को भी कॉमन निकाल देते हैं, इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अभी आपने बताया सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे हम लोग? मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्वेश्चन है मेरा? कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये न्यूक्लियस हुआ और ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन हुआ। बताओ कौन से ऑर्बिट में है फर्स्ट? अरे यार, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। आयोनाइज करना है, आयोनाइज मतलब उसको उखाड़ कर फेंक देना है दूर, मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले जाना है। कहां पर ले जाना है? इनफाइनाइट। मतलब n1 क्या होगा? 1, n2 क्या होगा? इनफाइनाइट। हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड। सिर्फ याद रखना है कौन सी स्पीसीज है, हाइड्रोजन है, Li+ है, कहां से कहां फेंकना है, बस वो। इनफाइनाइट आयोनाइजेशन होगा तो इनफाइनाइट पर जाएगा, तो ऐसे कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं आप लोग। बोलो क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? नेक्स्ट, राइट। हो गया ये वाला। नेक्स्ट, अभी 4 वर्ड्स: स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राम एंड स्पेक्ट्रम। 2014 में ये बहुत ही चला हुआ नाम है स्पेक्ट्रम। 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम स्कैम, नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना है मतलब कैसी लाइफ जी रहे हो? एम्फोटेरिक। क्लियर? चारों वर्ड समझ लेते हैं। क्या समझ रहे हैं? स्कोपी, ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। क्लियर? ग्राफ या स्कोप, स्कोप लिखा होता तो हमें पता चल जाता, माइक्रोस्कोप। तो समझ में आ रहा है? तो ऐसे पता चल जाता कि ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोग्राम, स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। ये क्या है? स्पेक्ट्रोग्राम। ग्राम समझ में आ रहा है? ग्राम। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रा एक्चुअली इसकी मारा मारी है। क्या हो रहा है? एमिशन एंड एब्सॉर्प्शन। बोलो क्लियर? दोनों चीजें समझ रहे हो ना? एमिशन क्या है, एब्सॉर्प्शन क्या है, समझते हो ना? स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। दो तरह के कौन से आएंगे बेटा? कंटिन्यूअस एंड। अगर आप लोगों ने अभी जो थी, अभी हम लोगों ने एक फिगर देखा था, याद है आपको? वो विजिबल स्पेक्ट्रा, IR,
माइक्रोवेव, रेडियो, याद है आपको? वो जो है ना, मतलब उसमें कहीं पर भी ड्रॉप नहीं आता है, कंटिन्यू है, वो हो गया कंटिन्यू। और अगर स्प्लिट बनता है, स्प्लिट मतलब समझ रहे हैं, यहां पर एक कलर है, यहां पर एक कलर है, यहां पर एक कलर है, तो वो क्या हो गया? रेम्बो देखा होगा, मूवी नहीं बोल रहा हूं। फटाकડાનો સમય છે એટલે રેમ્બો સર્કલ પેલું આવે આમ ફૂલકણી, अरे अरे समझ रहे हो? तो उसकी बात नहीं करो, रेनबो समझ रहे हो ना? तो दिखाई देता है, वो क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, समझ में नहीं आता है, डिफरेंशिएट नहीं है, समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस और ये डिस्क्रीट, ये क्या है? ये क्या है? डिस्क्रीट। दो तरह के होते हैं, लाइन एंड क्लियर। स्लाइड बन रहा है, ये फिजिक्स में प्रैक्टिकल में आएगा, एक्सपेरिमेंट में, 11th-12th में नहीं है, अगर आगे फिजिक्स में आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ये आएगा। लाइन स्पेक्ट्रम, ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे एवरी ह्यूमन हैविंग फिंगरप्रिंट, ऐसे ही इसमें क्या है? यूनिक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एटम्स, रिपीट हो गया। एब्सॉर्प्शन समझना है और एमिशन समझना। देखो ये जो लाइन बन रहा है ना, ब्लैक स्पॉट, ये क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन। क्या है ये? समझ में आ रहा है ना? ये क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है, इसीलिए वो ब्लैंक हो जाता है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो नेक्स्ट। एब्सॉर्ब, क्लियर? यार मतलब ये लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करा, ये प्रिज्म में कलर क्यों डिवाइड हो जाते हैं वो मुझे समझना है आपसे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताना है क्या क्यों हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत सही है। अरे लाइट ट्रैवल वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो वो क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज होगी। अरे वेलोसिटी चेंज होगी, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? अलग। इससे आगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो वो क्या होगा? बेंड। जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना वो बेंड क्या होगा? कम। और जितना वेवलेंथ कम, बेंड उतना अरे वो पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट किया था आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। अरे पानी में वैसे पेंसिल रखा था, फिर देखते हैं तो पेंसिल ऐसे टेढ़ा मतलब वो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। वो बेंड हो जाता है, तो अभी तक ये स्ट्रेट जा रहा था, बट जैसे ही प्रिज्म मीडियम चेंज हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो वो क्या कर जाएगा? बेंड। इसकी वजह से ये आपको डिफरेंट कलर दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम टू सेम रेनबो में होता है। रेनबो में वही होता है, क्या होता है? मतलब जहां पर वाटर, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसे? क्लाउडी एटमॉस्फियर है, क्लाउड वाला, तो वो लाइट उसमें से पास होती है, फिर क्या होगा? ट्रैवलिंग करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? बेंड। तो आपको डिफरेंट कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे यार खाली गोख गोख ना कर सो, समझो दरेक वस्तु। हाइड्रोजन में क्या आया? लाइमन, कामर,
पासवान ब्रैकेट फ्रंट हम्फ्री। देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अगर 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 5 ऐसे जा रहा है तो ये कौन सा सीरीज है? लाइन। कौन सा सीरीज है? अगर सेकंड से ट्रैवलिंग स्टार्ट करा उसने, कहां से? सेकंड टू 3, सेकंड टू 4, सेकंड टू 5, तो ये क्या है? पासवान। पासवान पास्चन पास्चन। चल कहां पर? थर्ड टू 4, थर्ड टू 5, थर्ड टू 6, तो वो फिर ब्रैकेट 4 to 5, 4 to at infinite and front bond and हम्फ्री। क्लियर? सिर्फ यही विजिबल है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बामर वाले ही होंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बामर क्या है? विजिबल। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? 2 एंड फाइनल क्या है? 3, 4, 5 अप टू डैश डैश। यहां पर क्या है? यहां पर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट डैश डैश डैश। समझ में आ गया सारी चीजें? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कब आएगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां पर देखो बेटा, लाइट ड्यूअल नेचर करता है, वो समझ में आ गया हमें। अरे लाइट का ड्यूअल नेचर तो समझ में, यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर समझ में आया। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर कैसे समझ में आया? ब्राइटनेस होती है या तो डार्कनेस होती है, मतलब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अभी मैं बता रहा हूं आपको पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव करा था आपने। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक नया फंडा है, क्या? मैटर भी ड्यूअल नेचर। गुजराती लोग मैटर, चलो क्या थયું છે જોવા જવું પડે। अरे यार, अरे समझ में आ रहा है? तो मैटर मतलब मैं और आप सब लोग, वेव एंड पार्टिकल। अगर मास है मेरे पास तो मैं पार्टिकल तो हूं ही, बट वेव नेचर, फैन ऑन कर दो, जैसे ही वो घूमेगा, एक्सेलरेट होगा, वो क्या करेगा? हवा। अल्लाह, समझ में आ रहा है? बाइक फास्ट जा रहा है तो समझ में आ रहा है? तो उसका वो वेव नेचर प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? वेव नेचर है तो वेवलेंथ मिलेगा। वेवलेंथ कितना मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन टी। टी क्या है? मोमेंटम। तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, व्हेन एम इज इक्वल टू मास एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। Einstein suggested that light has dual nature, particle nature as well as आज यहां पर रखते पार्ट 1, फिर कंक्लूजन आएगा, फिर रिटर्न आएगा।